अस्सलामुअलैकुम। आज हम दूसरा लेक्चर स्टार्ट करेंगे फार्माकोलॉजी का, ड्रग यूज़ इन गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल डिसऑर्डर। तो जो पहली वीडियो थी उसमें मैंने आपको क्लासिफिकेशन ऑफ ड्रग बताई कि कैसे क्लासिफिकेशन ऑफ जीआईटी ड्रग डिस्ट्रीब्यूट है। तो आज हम इंडिविजुअल हर ड्रग को, इसका एक्शन, मैकेनिज्म ऑफ एक्शन, एडवर्स इफेक्ट, थेरापेटिक यूज़ हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रोटॉन एंड पोटेशियम एटीपेज इनहिबिटर एंड H2 रिसेप्टर ब्लॉकर एंटागोनिस्ट। तो इससे पहले, समझने से पहले, हमें मैकेनिज्म एक्शन ऑफ ड्रग को समझ में आना चाहिए कि कैसे ड्रग एक्ट करती हैं रिसेप्टर पे और कैसे ब्लॉक करती हैं और कैसे एसिडिटी डिक्रीज़ करती हैं। तो हमें इससे पहले वो समझना ज़रूरी है। अभी ये केडजन में एक चार्ट दिया हुआ है, आप अगर उसको देखो तो हमारे जो प्राइटल सेल होते हैं इस पर कुछ रिसेप्टर होते हैं। मस्करेनिक 3 रिसेप्टर मौजूद होते हैं, H2 रिसेप्टर मौजूद होते हैं और गैस्ट्रिन के भी रिसेप्टर मौजूद होते हैं। अब ये क्या करते हैं, ये एक्टिवेट कर देते हैं प्रोटीन काइनेज को। प्रोटीन काइनेज जैसे एक्टिवेट होगा तो जो पोटेशियम और प्रोटॉन का जो एटीपेज पंप है ये एक्टिवेट होगा, और जैसे एक्टिवेट होगा तो एसिडिटी इंक्रीज होगी। अब एक रूल है हमारे बॉडी में, जैसे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम क्या रिलीज़ करता है, एसिटाइलकोलिन, ये भी गैस्ट्रिक एसिडिटी को इंक्रीज़ करता है। देन हिस्टामाइन, ये भी एडिनाइन साइक्लेज को एक्टिवेट करके, प्रोटीन काइनेज को एक्टिवेट करके, देन प्रोटॉन पंप को एक्टिवेट करके गैस्ट्रिक एसिड सिक्रेशन करता है। और जो इनहिबिटिंग फैक्टर जैसे प्रोस्टाग्लैंडिन इनहिबिट करता है एंजाइम को, एडिनाइन साइक्लेज को इनहिबिट करेगा, देन प्रोटीन काइनेज इनहिबिट हो जाएगा। इसकी वजह से प्रोटॉन पंप डिक्रीज एक्टिविटी हो जाएगी और गैस्ट्रिक एसिड कम रिलीज होगा। एंड देन गैस्ट्रिन भी एक एक्टिवेटिंग फैक्टर है एसिडिटी का। अब इसको जो चीज़ें ब्लॉक करेंगी तो उसकी गैस्ट्रिक एसिडिटी डिक्रीज होगी। हम अभी आते हैं इस टॉपिक पे। अब देखो, हमारी बॉडी में जैसे डाइटरी पेप्टाइड आती है, कोई भी खाना वगैरह आया तो वो क्या एक्टिवेट करती हैं, जो एंट्रम होता है उसमें जी सेल होते हैं। जी सेल क्या सीक्रेट करते हैं, गैस्ट्रिन। गैस्ट्रिन मोस्ट इंपॉर्टेंट एक्टिवेटर है गैस्ट्रिक एसिड सीक्रेशन का। ये जैसे गैस्ट्रिन सीक्रेट होगा, ये ब्लड के थ्रू जाएगा फंडस और स्टमक में, वहाँ प्राइटल सेल को ये एक्टिवेट कर देगा। अब गैस्ट्रिन क्या करेगा, जैसे एक्टिवेट होगा, इंट्रोक्रोमिन फेल में हिस्टामाइन पड़े होते हैं, उनको ये एक्टिवेट कर देगा। गैस्ट्रिन क्या करेगा, हिस्टामाइन जो पड़े होते हैं ECL सेल में उसको एक्टिवेट कर देगा, और जैसे सीक्रेट होंगे तो H2 रिसेप्टर को जैसे ये एक्टिवेट करेगा तो प्राइटल सेल में जो एटीपेज मौजूद है इसको एक्टिवेट करने के बाद सीक्रेशन एसिडिटी की इंक्रीज हो जाएगी। एक और अभी जैसे पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम भी हो गया, एसिटाइलकोलिन जैसे मस्करेनिक 3 पे एक्टिवेट करेगा, ये भी गैस्ट्रिक HCl का सीक्रेट करेगा। गैस्ट्रिन भी करेगा, डायरेक्टली भी करता है और इनडायरेक्टली भी करता है। और एक और मेथड है जिसके हिसाब से सीक्रेशन ज़्यादा होती है, जैसे वेगस प्रीगैंग्लियन नर्व, ये जैसे एक्ट करेंगी सोमाटोस्टेटिन की सीक्रेशन को डिक्रीज कर देंगी। अभी जैसे सोमाटोस्टेटिन देखो ये इनहिबिट कर रहा है, ये जैसे इनहिबिट करेगा तो सोमाटोस्टेटिन क्या करता है, जी सेल में गैस्ट्रिन को रिलीज होने नहीं देता। अगर सोमाटोस्टेटिन सीक्रेट नहीं होगा तो जी सेल में गैस्ट्रिन सीक्रेशन ओवर एक्टिवेट हो जाएगा, ज़्यादा सीक्रेट होगा तो ये ब्लड के थ्रू जाएगा और गैस्ट्रिक सीक्रेशन को ज़्यादा कर देगा। अब जो PPI हैं वो इस चैनल को ब्लॉक करेंगी, और H2 रिसेप्टर एंटागोन जैसे सिमिटिनिन, रेनिटिन, फेमोटिनिन, ये H2 रिसेप्टर को ब्लॉक करेंगी। और जैसे ब्लॉक होंगे तो क्या होगी, गैस्ट्रिक की एसिडिटी डिक्रीज होगी। और जो प्रोस्टाग्लैंड एनालॉग होते हैं जैसे माइसोप्रोस्टल, ये क्या करते हैं, प्रोटेक्टिंग इफेक्ट देते हैं स्टमक को, म्यूकस सीक्रेट करके, तो इसके एनालॉग देते हैं जैसे माइसोप्रोस्टल हो गया। तो सबसे पहले हम अभी आते हैं इनहिबिटर ऑफ प्रोटॉन पोटेशियम एटीपेज इनहिबिटर, जिसमें ओमिपेराजोल आता है, इसमोपेराजोल होता है, डेक्सलेंसाप्राजोल आता है, पेंटाप्रोजोल और रेबिप्राजोल। अब ये जैसे हम लेते हैं, ये प्रो ड्रग होती हैं। ये प्रोडक्ट इस वजह से होती हैं एसिड रेजिस्टेंट इंटेरिक कोटिंग, जैसे हम कैप्सूल के फॉर्म में देते हैं, ये इस वजह से होती हैं ताकि प्रीमेच्योर डिग्रेडेशन ऑफ गैस्ट्रिक एसिड में ना हो, तो इस वजह से ये हम इंटेरिक कोटिंग में देते हैं। ये जैसे जाएंगी प्रोडक्ट होती हैं, जैसे एब्जॉर्ब होंगी प्राइटल सेल में, ये एक्टिव हो जाएंगी। ये जैसे एक्टिवेट होंगी ये कोवलेंट बॉन्ड हो जाएंगी, पोटेशियम एंड हाइड्रोजन एटीपेज एंजाइम को ब्लॉक कर देंगे कोवलेंट बॉन्ड, और ये जो एंजाइम है इसको 18 आवर लगते हैं कि रीसिंथेसाइज होने में। अब इसके थेरापेटिक एक्शन की बात करेंगे, ये सुपीरियर है टू H2 एंटागोनिस्ट है। इसकी जो एफिकेसी है वो H2 एंटागोनिस्ट से कहीं ज़्यादा है। अब हम किन कंडीशन में देते हैं, GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, पेप्टिक अल्सर, स्ट्रेस रिलेटेड म्यूकोजल ब्लीडिंग, नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया, गैस्ट्रोनीमा।
अब ये मैं आपको बताऊँ गैस्ट्रोनीमिया क्या है। एनसेड इंड्यूस अल्सर, अभी देखो एनसेड इंड्यूस अल्सर के ये मतलब होता है हम जैसे कोई भी पैरास्टामोल या एनसेड लेते हैं, वो क्या करते हैं हमारे जो प्रोस्टाग्लैंडिन को इनहिबिट कर देती है। मैंने पहले आपको बताया जो प्रोस्टाग्लैंडिन ये प्रोटेक्टिंग इफेक्ट देता है म्यूकोसा को, स्टमक को। अगर एनसेड देंगे तो इनहिबिट कर देंगे प्रोस्टाग्लैंडिन को, उन कंडीशन में भी हम देते हैं ये पीपीआई। एंड एच पैलोरी के साथ भी देते हैं, और जो ट्रिपल रेजिमेन है वो मैं आपको बताऊंगा, उसके साथ भी पीपीआई देते हैं, एंटीबायोटिक भी उसके साथ देते हैं। अब गैस्ट्रोनीमिया क्या है, एक न्यूरोएंडोक्राइन ट्यूमर होता है, इसमें ज़्यादा गैस्ट्रिन सीक्रेट होता है, यह हाइपर सीक्रेटिक कंडीशन होती है। हम इसमें एक और कंडीशन होती है जोलिंगर एलिसन सिंड्रोम, ये हाइपर सीक्रेटिक कंडीशन जिसमें गैस्ट्रिन ज़्यादा सीक्रेट होता है। गैस्ट्रिन ज़्यादा सीक्रेट होने की वजह से क्या होता है, एचसीएल ज़्यादा सीक्रेट होता है, तो हम उस कंडीशन में भी देते हैं। अब अगर इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो उसके जो मोस्ट कॉमन एडवर्स इफेक्ट हैं वो डायरिया, हेडेक, एब्डोमिनल पेन, बोन फ्रैक्चर। बोन फ्रैक्चर वो होता है अगर उसको हम ग्रेटर देन 1 ईयर अगर पीपीआई यूज़ करें कंटिन्यूस, तो हमें फ्रैक्चर के ज़्यादा चांस होते हैं। लॉन्ग टर्म हिप, रिस्ट एंड स्पाइन के फ्रैक्चर ज़्यादा मिल सकते हैं अगर ये हम 1 साल से ज़्यादा दें। और क्या इसमें एक और मेजर साइड इफेक्ट होता है, ये विटामिन B12 की एब्जॉर्प्शन को डिक्रीज करता है, क्योंकि जैसे हम पीपीआई देते हैं तो पीपीआई क्या करती हैं, एचसीएल सीक्रेशन को इनहिबिट करती हैं। जैसे एचसीएल की सीक्रेशन इनहिबिट होगी तो विटामिन B12 की बायोएबिलिटी और एब्जॉर्प्शन डिक्रीज हो जाएगी। और हमें एक और पता है, हमारे बॉडी में डिफेंस सिस्टम है जिसमें बोलते हैं एचसीएल हमारी बॉडी में कहते हैं डिफेंस प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म प्रोवाइड करता है। कोई भी इन्फेक्शन वगैरह होते हैं तो वहाँ उसी टाइम इंगल्फ हो जाते हैं। अब अगर एचसीएल सीक्रेशन ना हो, एचसीएल सीक्रेशन नहीं होगी तो क्या होगा, जो भी पैथोजन आएगा तो वो इन्फेक्शन के चांस ज़्यादा कर सकता है, जिसमें निमोनिया है, रेस्पिरेटरी इन्फेक्शन, एंटेरिक इन्फेक्शन जैसे टाइफाइड फीवर। क्रोनिक ज़्यादा यूज़ करने से हमें एंटेरिक फीवर भी लाइक टाइफाइड फीवर भी हो सकता है अगर ज़्यादा बहुत 1-2 साल के लिए हम कंटिन्यूस यूज़ करें। अब एक और इसके साइड इफेक्ट होते हैं, ये क्या करता है, CYP2C19 एंजाइम को इनहिबिट करता है। अब जैसे इनहिबिट होगा जो दूसरी ड्रग होती है लाइक क्लोबिड्रोगोल, तो ये एक्टिव फॉर्म में नहीं कन्वर्ट होती, तो इसकी सीक्रेशन ज़्यादा हो जाती है, तो हमें ये हार्मफुल हो सकती है क्लोबिड्रोगोल। इस वजह से हम पीपीआई को क्लोपिडेग्रोल साथ नहीं देते, ये कॉम्बिनेशन हम कभी भी नहीं देते। अभी दूसरा ड्रग पे आता है H2 रिसेप्टर एंटागोनिस्ट। अभी ये का वर्क करती है H2 रिसेप्टर, ये जो रिसेप्टर उनको ब्लॉक करती हैं। अगर हिस्टामाइन ब्लॉक होएंगे तो पैराइटल सेल्स है पोटेशियम एंड हाइड्रोजन एटीपेस एंजाइम वर्क कम करेगा, तो ल्यूमिनल एसिड कम सीक्रेट होगा। अब इसके भी थेरापेटिक सेम ही है, नॉन अल्सर डिस्पेप्सिया, गर्ड, पेप्टिक अल्सर, म्यूकोसल ब्लीडिंग। अभी इसका जो मेजर जो मैं पढ़ने की चीज़ है वो एडवर्स इफेक्ट है। इसके एडवर्स इफेक्ट की बात करें तो उसका जो एंड्रोजेनिक इफेक्ट होता है जैसे सिमिटिडिन का, जिसमें गायनोकोमेस्टिया एंड गिलेक्टोरिया। अभी गिलेक्टोरिया क्या होता है, इसमें कंटिन्यूस रिलीज एंड डिस्चार्ज ऑफ मिल्क हो जाती है बिकॉज इट एक्ट एज नॉन स्टीरॉयड एंटी एंड्रोजेनिक है। अभी ये इसका मेजर साइड इफेक्ट है जिसमें काफ़ी बार वाइवा में BCU में पूछा जाता है, गायनोकोमेस्टिया एंड गिलेक्टोरिया। और इसके दूसरे साइड इफेक्ट क्या है, ये P450 एंजाइम को इनहिबिट करता है, जिसकी वजह से सीरम कंसंट्रेशन ऑफ वारफेरिन, डायज़ेपम, फिनोटाइन एंड कार्बिमाज़ेपिन, थियोफाइलिन एंड इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा हो जाती है। तो ये सिमिटिडिन P450 एंजाइम को इनहिबिट करने की वजह से सीक्रेशन बढ़ जाती है सीरम में। तो अभी मैं दूसरे वीडियो में आपको मिसोप्रोस्टल, सुक्रोफिलेट एंड एंटासिड के बारे में बताऊंगा। थैंक यू।